अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पहला दिन है हफ्ते का और हमारी दुआ है कि यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आए। अल्लाह ताला इस हफ्ते आप पे अपनी रहमत रखे और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने कल के हंगामा खेज दिन को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब को और सियासी सूरत हाल को किस तरह कवर किया, एक नज़र डालते हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तारीखी जलसा, हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश बेनकाब कर दी, बैरून मुल्क का पैसा और अंदर के लोगों के इस्तेमाल के इंकशाफ को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, बाहर से हुकूमत गिराने की कोशिश जारी, वजीर आजम ने धमकी पर मबनी खत लहरा दिया। इसी खबर को रोजनामा नई बात ने इस अंदाज से पेश किया, मुल्क में बैरूनी पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने, खारजा पॉलिसी मरोड़ने की कोशिश जारी। ये भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है, हमें धमकी दी गई है। रोजनामा जंग ने वजीर आजम के खिताब को फ्रंट पेजेस पर नुमाज जगह दी। मेरे खिलाफ भुट्टो जैसी साजिश, बैरून मुल्क से तहरीरी धमकियां मिली हैं, पैसा बाहर का, लोग हमारे इस्तेमाल हुए, सबूत मौजूद हैं। वजीर आजम ने जलसे में खत दिखा दिया। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वजीर आजम के खिताब को जैली हरूफ में शाया किया। बाहर से हुकूमत गिराने की कोशिशें, तहरीरी धमकी मिली है, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के खिताब को सुर्खी के तौर पर लिया। हुकूमत गिराने की साजिश, बाहर का पैसा, अंदर के लोग, लिख कर धमकी दी गई, खारजा पॉलिसी को मरोड़ने की कोशिश हो रही है, वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा नवाए वक्त ने अहमियत दी। हुकूमत गिराना, बैरूनी साजिश, तहरीरी धमकी मिली है, वजीर आजम। रोजनामा खबरें ने वजीर आजम के खिताब को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी पैसे का इस्तेमाल, लिख कर धमकी दी गई। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, टाइप ऑफ प्लॉट दैट भुट्टो फेस्ड बीइंग हैश्ड, पीएम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, फॉरेन पावर्स पुलिंग ऑपोजिशन स्ट्रिंग्स, पीएम। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, फॉरेन हैंड नो सरप्राइज। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, फॉरेन फोर्सेस बिहाइंड नो ट्रस्ट मोशन, पीएम। डॉन अखबार ने भी वजीर आजम के खिताब को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। पीएम अनवेल्स फॉरेन प्लॉट अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। अब एक नजर डालते हैं जी रन डाउन पे। अदमतबाद, मेरे खिलाफ भुट्टो जैसी साजिश की जा रही है, वजीर आजम इमरान खान। जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान के खिलाफ साजिश में मुमासलत, इत्तेहादियों का गैर यकीनी किरदार और मुफादात की सियासत। नून लीग की रैली पजीराई हासिल न कर सकी। आज के प्रोग्राम में रोजनामा 92 का इदारिया, आगे क्या होगा, आगे क्या का सवाल और दी न्यूज़ में डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का कालम शामिल है, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड एब्सोल्युटली नॉट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहब क्या हाल है आपके? टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, वनडे जो है वो शुरू होने जा रही है। मेरा ख्याल वनडे से भी आगे चले, T20 शुरू हो गया। वो एक T20 रह जाएगा, आखिर में एक T20, लेकिन वनडे जो है वो। लेकिन साहब कल जलसा कमाल था। कल का जलसा मेरे नहीं ख्याल कि वही मैंने कोई पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा देखा हो। अच्छा, किस लिहाज से आप समझते हो कि जलसा उसके अपना पार्टिसिपेशन के हवाले से, लोगों की तादाद के हवाले से, लोगों के जोशो खरोश के हवाले से, फिर मैसेज डिलीवर करने के हवाले से। जो प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज डिलीवर किया है ना, वो भी लोगों ने बाई किया और वो पूरी दुनिया आप देखें, सुबह इंटरनेशनल मीडिया में देखा, सब उसको बाई किया उन्होंने कि उसने अनवील किया कि जो फॉरेन साजिश है, कॉन्स्पिरेसी, उसके खिलाफ हैज की जा रही है। ठीक, बिल्कुल। और लोगों ने उसको बाई किया और आज अपना मीडिया देख रहे हैं, जिसको आप मीडिया ब्रिगेड कहते हैं, वो सब तमाम अखबार देख रहे हैं, उन्होंने वही पंच लाइन ली है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और ये अवाम को भी पता है कि ये इसके पीछे क्या है। कल सलमान खान साहब ने अपना केस अवाम में प्लीड कर दिया। सर, एक ऐसे मौके पे जब सब लोग कह रहे थे कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और उनके सियासी मुखालफिन समेत मीडिया के अंदर भी एक पूरी खबर थी, ऐसे मौके पे इमरान खान ने पिछले 15 दिन में जो बूस्टअप किया है और जो कल का जलसा था, उसका मोमेंटम देखिए तादाद के ऊपर डिस्कशन करना ही फजूल बात है। असल में होता है कि क्या आप उस जलसे का एक परसेप्शन बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं, वो कल बिल्ड हो गया। और बड़े बड़े लोगों को मैं ट्विटर को क्योंकि फॉलो करता हूँ, बहुत से लोग जो ये कहते थे, आपको पता है एक रात पहले तक 5000 कुर्सियों का कितना लतीफा चलता रहा है कि जनाब ये जो लाखों लोग बिठाने की बात कर रहे हैं, कुर्सियां तो सारी 5000 है। तो मैं उस वक्त करता था परवेज रशीद ना बने,
क्योंकि परवेज रशीद ने भी ये गलती की थी, वो कुर्सियां गिन रहे थे। बात ये है कि इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी चार्ज क्राउड, और जिस किस्म का वहाँ जोशो खरोश हमने नौजवानों में, ख़वातीन में देखा, और जो गिलगित बल्तिस्तान से लोग जो है, सकरदू से लोग चल के आए, और कहा यह जा रहा है कि जितना बड़ा जलसा अंदर हो रहा था उससे बाहर एक बड़ा जलसा बाहर हो रहा था। अच्छा, एक तो ये हो गया कि वो परसेप्शन उन्होंने बिल्ड कर दिया कि स्टिल आई एम अ पॉपुलर लीडर और लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी एक आवाज़ पे सामने आने के लिए तैयार है। दूसरा जो उन्होंने कंटेंट डेवलप किया है वो बहुत शानदार है। यानी उन्होंने वो जो नैरेटिव था ना कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हो रही है, और जिसपे लोग बड़े शुमार जगह पे निजी महफिलों में डिस्कशन करते थे, उसको कल उन्होंने नैरेटिव को बिल्ड करके बड़े मोहतात अंदाज में, आप देखिए बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने इनिंग्स खेली है। जैसे कहते हैं ना प्रेशर में इनिंग्स खेलना, बड़े चुन चुन के अल्फाज, लिखी हुई बातें लिख के उन्होंने बातें की, और बड़ा मोहतात होकर जहां पैगाम देना था वहां पैगाम भी पहुंचा दिया, दुनिया के सामने भी एक पैगाम रख दिया, पाकिस्तान के अंदर भी पैगाम रख दिया, सियासी कुव्वतों को भी पैगाम दे दिया, वोटरों को भी पैगाम दे दिया कि अगर कुछ हुआ तो इस खेल के पीछे कौन लोग होंगे, एक बात। दूसरा सर, उन्होंने दोबारा ये जो स्टांस लिया ना कि वो आखिरी बॉल तक भी लड़ेंगे, इक्तदार रहे ना रहे, आपको मैं इस जंग के अंदर लड़ता हुआ नजर आऊंगा, पीछे सरेंडर नहीं करूंगा। भट्टो के साथ जो उन्होंने अपने आप को जोड़ा, तो मैं ये समझता हूं कि मजमूई तौर पे एक बहुत बड़ा अवामी शो करके उन्होंने साबित किया है कि स्टिल वो एक पॉपुलर लीडर है। राणा साहब, ये ना आप एक बात भूल रहे हैं कि वहाँ दो बड़े शो होने थे, एक पीडीएम का और एक इमरान खान का। पीडीएम का शो कहाँ गया, मौलाना का शो कहाँ गया? तो ये उन्होंने जो सलमान साहब ने ठीक बात की, जो उन्होंने भुट्टो का कार्ड खेला है ना, हमें पता है भुट्टो के साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो दौर नहीं है, ये अब सोशल मीडिया का दौर है और ये लोग अवेयर हैं। यानी इसका मतलब है कि उन्हें कोई सीरियस थ्रेट है। जी बिल्कुल। जो उन्होंने खत लहराया, आपको याद होगा कि भुट्टो ने भी इसी तरह खत लहराया था, और हेनरी किसिंजर के हवाले से काफ़ी उन्होंने बाद में किया, और अमेरिकन डिप्लोमेट से उन्होंने भी उसको कन्फर्म किया कि हम भुट्टो से अनाइड थे कि उसने एटमी प्रोग्राम की रोल बैक नहीं किया। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं। फिर अब वियतनाम पे आपको याद है भुट्टो साहब ने सपोर्ट नहीं किया था उनको, फिर सबसे बड़ा उनको गिना था एटमी प्रोग्राम का। फिर अब देखें यूक्रेन पे अपना स्टैंड देखें, इस्लामोफोबिया पे देखें, फिर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना, ये चीज़ें वही हैं जो भुट्टो की लेगेसी से आ रही हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है वो उन्होंने ये एक्सपोज करके बड़ी जुर्रत का काम किया, और बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि भुट्टो के बाद पहला लीडर है कि जो ये जुर्रत कर रहा है। खालिद, क्यों कल 1 घंटा 50 मिनट खिताब हुआ है, और लोगों का जो जोश था वो पहले लम्हे से आखिरी लम्हे तक उसी तरह रहा। ये एक बड़ी यूनिक मिसाल है 2 घंटे की खिताब की, और 2 घंटे तक लोगों की मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्वमेंट की। देखिए राणा साहब, हमने 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान, जो इससे पहले इमरान खान का सबसे बड़ा जलसा जो है तस्वर किया जाता था, वो भी हमने देखा, और वहाँ पर भी एक जोशो खरोश था, एक बहुत बड़ा एक जोशो खरोश था। लेकिन ये कल जो जलसा हुआ है, ये जलसा ना सिर्फ इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा जलसा हुआ है। और जोशो खरोश जो 2011 में था और 2018 के इंतखाबात में था, पीटीआई के जलसों के अंदर, इमरान खान के जलसों के अंदर, मुझे तो उससे भी ज़्यादा जो है वो ये चार्ज क्राउड जो है वो कल नज़र आया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस मजमे ने, इस इज्तिमा ने एक जो बड़ा मैसेज ये भी दिया है कि लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़, और जो ख़रीदो फरोख्त का जो बाज़ार इस्लामाबाद में लगा हुआ है, जो वहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, उनके लिए भी जो है, उनके हलकों के अवाम ने भी एक जो है एक वाज़ेह पैगाम जो है उनको दे दिया है कि अगर वो वापस ना आए और अगर उन्होंने हार्स ट्रेडिंग का शिकार हुए तो फिर अपने हलकों में वो अपने वोट जो है वो नहीं ले सकते। राणा साहब, कल जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है अपने अवाम के सामने और फिर मुस्लिम उम्मा के सामने कि ये कुछ हो रहा है। अगर मैं इस्लामोफोबिया की बात करूं, अगर मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करूं तो ये होगा। तो अवाम ने इसको किस तरह बाई किया है? देखिए, इमरान खान ने ना, एक तो उन लोगों को जो अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार हैं उन्हें, और एक वो जो ज़मीर ख़रीद रहे हैं उन सबको एक ऐसे कोने पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे अब उन्हें अब हो सकता है कि नंबर गेम में वो लोग जीत जाएं, लेकिन अवामी सतह के ऊपर अब उन्हें जितनी शदीद नफ़रत का सामना करना पड़ेगा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये ट्रंप कार्ड का वेट कर रहे थे, ट्रंप कार्ड डेफिनेटली स्टिल आई बिलीव कि खान साहब की जेब में कुछ ना कुछ है,
लेकिन जो कल ट्रम्प कार्ड इमरान खान ने खेला, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो ये कि उन्होंने अवाम के अंदर इस लोटक रेसी, ज़मीर फरोशी के खिलाफ जो एक नफरत भर दी ना, हमने अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि जो एक आम आदमी है, जो लेमैन है, वो भी अब इस बात को कहता है कि सारे चोर डाकू एक पास इकट्ठे हो गए ने और इन्होंने यार की मजाक बनाया है। सो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कल जो अपना असल टारगेट था वो हिट किया, उन्होंने अवाम को अपने साथ मिला लिया। अब बंद कमरों में क्या साजिश होती है और अंदर खाते क्या साजिश होती है, वो साजिशें पाकिस्तान का मुकद्दर का हिस्सा हैं। ये चौथा शब खून है नवाज शरीफ ने जो जमहूरियत पे मारा है, जिन्हें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद ये चौथा शब खून है जो जमहूरियत पे मारा है। लेकिन ये बात तय है कि अगर ये हुकूमत के साथ इस तरह हुआ तो आने वाली हुकूमतें भी शायद स्टेबल ना हो रह सके। और मैं आपको बताऊं, ये जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की कल बात की ना खान साहब ने, आपको पता है जब से ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई उस वक्त से ये डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को रिविजिटिंग कर रहा है और जियो कनेक्टिविटी, जियो इकोनॉमिक्स और ये रशिया के साथ और चाइना के साथ ताल्लुकात, इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कल आपका भी खिताब सुना, इमरान खान साहब का भी सुना। पहले मैं चाह रहा था कि आपकी गुफ्तगू जो है उस पर मैं करूँ। आपने बहुत सारे राज आपके सीने में हैं और वो ख़त जो है आपने जो अस्करी क़यादत से भी शेयर किया है। तो सर क्या नज़र आ रहा है, इदारे इस हवाले से कहाँ खड़े हैं? मेरी समझ में इदारे इस मुल्क के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क के मुहाफिज है, न सिर्फ उसके जोग्राफिया के, उसके नजरिए के मुहाफिज है। वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर यकीन रखते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब ने भी और आपने भी कहा कि बाहर से ये सारी साजिशें हो रही हैं और खान साहब ने कहा कि हमें पता है कि कौन लोग इसको इस तरह कर रहे हैं। तो सर जब ये सब पता है और इदारों को भी पता है, तो क्या हम इतने कमज़ोर लोग हैं कि बाहर से कोई भी बैठ के जैसी मर्जी साजिश करे और वो कामयाब हो जाए? देखिए, कमज़ोर नहीं है, लेकिन कौम को मुत्तला करना और आगाह करना हमारा फर्ज बनता है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में क्या होता रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे खिलाफ भुट्टो जैसी साजिश हो रही है। भुट्टो साहब के खिलाफ 9 जमातें इकट्ठी हुई थी, आज भी आलमोस्ट उतने ही लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये कि कौम डेफिनेटली कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब के साथ भुट्टो साहब जैसा कोई सलूक हो। और कल का जो मुकदमा है जो उन्होंने आवाम में पेश कर दिया, उसके बाद आप समझते हैं कि आप और खान साहब और पीटीआई इस पोजीशन में हैं कि उन बैरूनी साजिशों का बहादुरी से मुकाबला कर सकें? देखिए, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और हमारा ईमान है कि इज्जत, जिल्लत, फतह, शिकस्त मिन जानिब अल्लाह है। रास्ते वही बनाता है, दिल वही बदलता है और ज़हन वही पलटता है। हमारा उस पर ईमान है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हमारे मुखालफिन का ताल्लुक है, अगर आप एक नजर उन पर दौड़ाइए, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको JUI में और पीपल्स पार्टी में? पीपल्स पार्टी का जो पुराना वोटर है, क्या वो JUI के मंशूर को तस्लीम करता है? क्या उसकी वही सोच है? क्या मुमासलत है मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में? क्या ये एक दूसरे को ललकारते नहीं रहे? क्या पूरी कौम इनकी फुटेज नहीं और इनकी तकारीर नहीं सुनती रही कि वो एक दूसरे पे मुकदमे करते रहे हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहे हैं, एक दूसरे का पेट चाक करके कौम का लूटा हुआ माल वापस लाने के वादे करते रहे हैं, और आज वो यकजा हो गए हैं? क्या है, क्या वजह है ये यकजा हो गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी सोच रहा है। क्या फैक्टर्स हैं और क्या वजूहात हैं जो इनको यकजा
ये हो गए हैं, इनका कुछ कॉमन नहीं है। जैसे कि कल मैंने अपनी तकरीर में कहा, इनका झंडा एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है, इनका मंशूर एक नहीं है, इनका नजरिया एक नहीं है, इनका फलसफा एक नहीं है, इनकी मंजिल एक नहीं है। तो फिर ये इकट्ठे क्यों हैं? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा ये बताइएगा कि तहादियों से का रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा, वो किस चीज़ के मुंतज़िर हैं। और पंजाब में आप मिलके भी आए परवेज़ इलाही साहब से, और कल उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ भी शाम तक हुई, फिर जरदारी साहब से भी हुई। तो क्या सर इत्तेहादी जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या 3.5 साल बाद उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ है? कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो अभी तक अपने फैसले का ऐलान नहीं कर पा रहे? देखिए, मेरी राय में मेरी उनसे 2 मीटिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, और इंशाअल्लाह आज भी मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन मैं एक वाजे करना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून अपने मकासद के लिए काफ लीग को इस्तेमाल करना चाह रही है, और पीपल्स पार्टी अपने मकासद के लिए MQM पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रही है। और उस इस्तेमाल में वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदरूनी बैरूनी। बिल्कुल ठीक सर। आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या अर्ली इलेक्शन का ऐलान भी मुतवक्को है, ताकि ये सारी एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी एक बार फिर हो जाए? ये कानूनन ये अख्तियार वजीर आज़म का होता है कि वो कब असेंबली का इलेक्शन कॉल करे। अमूमन तो टर्म मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये एक अच्छी रिवायत होगी कि हर हुकूमत अपनी टर्म मुकम्मल करे और फिर इंतखाबात के जरिए एक तब्दीली आए। लेकिन स्नैप इलेक्शन का आइन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, वजीर आज़म को अख्तियार देता है। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आवाम का जो अब जहन बन चुका है, हम इलेक्शन से खाइफ नहीं है। अगर इलेक्शन हुआ भी सही, हम तैयार हैं, हम इंशाअल्लाह तख्त का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमसे बात कर रहे थे, और सलमान आपकी बात मैंने टोकी थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो खारजा पॉलिसी की बात की है ना प्राइम मिनिस्टर ने कल, देखिए माजी में क्या होता रहा है, एक डिक्टेशन पे मबनी पॉलिसी। अमेरिका हम पे मसलत करता था, हम उसको फॉलो करते थे, सारी हमारी जो चीज़ें रही है। अब पहली दफ़ा हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी रीजनल पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं। तो जब वो रिविजिटिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल दुनिया के जो कंसर्न है वो सबके सामने आ रहे हैं। इसी वजह से कल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की ना कि जब हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और लेकिन सवाल यह है कि जो बदकिस्मती है, बाहर वाले तो गिला करें ना, शफीक अवान साहब समझ आती है, जब आपके अंदर बैठी हुई अपोजिशन जो है उसी खारजा पॉलिसी को, उसी रीजनल पॉलिसी को जो पाकिस्तान अपने आप को अडॉप्ट करने जा रहा है, उसको बकायदा एक उसको क्रिटिसाइज करती है कि आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है, आपने अमेरिका को क्यों इस तरह से बुरा बुला कहा है, आपने यूरोपियन यूनियन को क्यों कहा है, आप रशिया के दौरा क्यों किया, आप फला क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि फिर आप इंटरनेशनल लिंकेजेस को देखें और यहाँ के कुछ लोकल लिंकेजेस को देखें जो अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के, ताकि पाकिस्तान वही रवैया अख्तियार करे जो माजी में था। जो वहाँ से डिक्टेशन आए हम उसको मनोअन तस्लीम कर लें, हम अपने मफादात को भी कुर्बान करें, अपने रियासती इंटरेस्ट को भी छोड़ दें, और ये भी ना देखें कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात खास तौर पे जिस पे फोकस किया है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पे है, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी पे जो पाकिस्तान के मफादात पर मबनी होनी चाहिए। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और चूँकि खारजा पॉलिसी और इस हवाले से भुट्टो साहब के हवाले से बात हो रही है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान साहब ने जलसे में एक ख़त लहराया तो मुझे माजी याद आ गया जब राजा बाज़ार में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसी तरह ख़त लहराया था और दोनों को धमकी मिली थी। तो क्या माजी जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है एक दफ़ा फिर? ये धमकी ना भी हो, ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि हमें कोई लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो जिस तरह का फतूर और टर्मोइल इस जगह पे है आज पाकिस्तान में पैदा किया हुआ, वो कोई भी बाहर का आपका दुश्मन हो तो वो उससे अगर फायदा ना उठाए तो वो बड़ा बेवकूफ होगा। सो दुश्मन आपका बहुत सालों इंतजार करता रहता है ऐसे मौकों का कि ऐसा टर्मोइल आए, फिर वो उस पर पैसा भी लगाएगा, अपना फायदा भी करेगा।
दुश्मन के जो अलाइनमेंट में यही होता है कि पाकिस्तान को कमजोर करना है, पाकिस्तान को अंदर से इंतशार का शिकार करना है, ये आपस में लड़ मरें। ये चीजें हैं जो कि बिल्कुल होती हैं। और हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इक़्तिदार की खातिर पैसा भी बाहर से ले लेंगे और साजबाज भी कर लेंगे। हमारे मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं और मियाँ साहब की जितनी भी मुलाकातें दाएं बाएं इधर पाकिस्तान में भी होती रही हैं, वो कोई ऐसी पाकिस्तान के खैरखाओं से नहीं होती रही। तो इसलिए अगर उन्होंने जिक्र किया कि वो लंदन में बैठे कर रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल कि वो भी कोई कार्रवाई डाल रहे हैं इस तरह की। अच्छा से ये बताइए कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब अभी हमारे साथ लाइन पे थे, उनका ये कहना था कि जो ख़त है वो उन्होंने अस्करी इदारों को भी शेयर किया है। अब हमारे इदारे क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं? ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हमने ये अस्करी क़यादत के साथ धमकी शेयर की थी, वो लेटर भी शेयर किया है। तो जब ये शेयर कर लिया है तो फिर इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के मिलके उसके खिलाफ स्ट्रेटजी वर्कआउट कर लेनी चाहिए। फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर तो ना शेयर किया होता तो फिर तो अलग बात थी, लेकिन अगर शेयर किया है, जो कि मैं भी देख रहा था क्लिप, ये टिकर देख रहा था जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमने अस्करी क़यादत से शेयर किया हुआ लेटर, तो फिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं, उसमें सारी अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी, गवर्नमेंट के साइड से भी लोग होंगे और वहाँ डिस्कस कर लेंगे इसको क्या करना है। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुऐब साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। खालिद साहब, जनरल साहब का तो ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाएं और उस पर बात की जाए, इस पे ये एक सीरियस इशू है। देखिए, ये थ्रेट जो है, ये धमकी जो है, ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आज ये एक रियासत के लिए एक धमकी है। तो इस पर जो है गौर गौज़ के लिए इजलास बुलाया जाना चाहिए और इस पर एक जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो भी इस तरह सामने आना चाहिए। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरह अपनी जेब से लेटर लहराया है, इसी तरह उन्होंने जो 70 की दहाई के जो वाक़यात थे उस वक्त के, उनकी भी याद जो है उन्होंने ताज़ा करती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस तरह जो आप बात कर रहे थे कि रावलपिंडी के मरूफ बाज़ार सदर बाज़ार में जो अमेरिकन सेंटर के सामने मेगाफोन पर तकरीर की थी, उसमें अपने कोर्ट से इसी तरह लेटर निकाल कर लहराया था। और 28 अप्रैल में आपको बताऊं 1977 को वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में अपनी तकरीर के दौरान जो है ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और कौमी इत्तेहाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ साजिश के लिए बनाया गया है और एक बड़ी जो कुव्वत है उसके ज़रिए जो है ये इत्तेहाद जो है वो बनाया गया है। और ये जो सफ़ेद हाथी है ये मेरे खून का प्यासा हो चुका है, लेकिन मैं इनका मुकाबला करूँगा। और उसी तर्ज पर मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो है वो पाकिस्तान को जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो केस अवाम के सामने जो इस्लामाबाद जो परेड ग्राउंड है वह जलसा-ए-आम में जो है वो पेश किया। जनरल साहब, एक जो बात की ना खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कि कातिल और मकतूल साथ मिल गए। 70 की दहाई की बात की है खालिद साहब ने, तो उस वक्त देखें कि 9 सितारे कौन कौन थे। फजल रहमान के वालिद साहब थे और मौजूदा मुस्लिम लीग नून के जो करता धरता थे, दूसरे लोग थे। तो ये उन्होंने कहा है कि अब देखें वो चीज़ आपने कहा ना हिस्ट्री रिपीट कर रही है, सवाल किया आपने, तो ये हिस्ट्री वाकई रिपीट हो रही है। यानी वही माहौल है, वही एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं और अपना उस पर एक बैनुल-अक़वामी साजिश आ गई, उसमें थ्रेट भी आ गया। और खान साहब ने कहा मुझे रिटर्न आया है। तो ये बैनुल-अक़वामी साजिश का आपके ताने बाने के आप क्या समझते हैं, कहाँ से मिलती है और क्यों ये हमारे दाखिली मामला में हमेशा मुदाखलत होती है? भुट्टो साहब का नाम हमने अंजाम देख लिया। तो ये कौन है जो बैरूनी साजिशें कर रहे हैं और हमारे इदारे भी इस बारे में अवेयर हैं? और जैसे उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाएं, तो क्या हमें इस पर एक बतौर एक कौम नहीं इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल शफीक साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर वो मुदाखलत भी करती है और अपनी मनमानियाँ भी करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक मिसाल, मेमोगेट स्कैंडल क्या था? मेमोगेट स्कैंडल भी तो यही था ना कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जी आप मुदाखलत करें
और हमें जनाब अली यहाँ मजबूत करें पाक फौज के खिलाफ। मेमोगेट स्कैंडल यही था ना, और डॉन लीक स्कैंडल क्या था? वो भी यही था। डॉन लीक स्कैंडल भी तो यही था कि नवाज शरीफ ने यही कहा था ना कि हमारे मुल्क के अंदर 2 रियासतें हैं, और उसने हमारी पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगाया है। डॉन लीक्स और मेमोगेट स्कैंडल को जब आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि गैर मुल्की एसेट्स कौन है इस मुल्क के अंदर, कौन उनके मुफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कौन उनके लिए किस सतह के ऊपर जा सकते हैं। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजलुर रहमान को ले लें। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा पाकिस्तान की असास पे हमला क्यों करते हैं? 14 अगस्त वो कहते हैं मैं नहीं मानता, 23 अगस्त वाले दिन वो कहते हैं मैं वो ये 23 मार्च को मैं ये कर दूंगा। वहाँ पे जो इस इंडियन क्या इनकी जमात है वो पाकिस्तान के परचम जला देती है। तो करैक्टर तो क्लियर है सबके सामने। असल चीज़ ये है कि अब तो कौम ने फैसला करना है कि उसने किसके साथ खड़ा होना है। उसने बैनुल अक़वामी गुलामी में गुजारना है या एक गैरतमंद कौम की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब का एक मतमय नज़र है। मैं आपको एक चाह रहा था, कल मरियम साहिबा से जब सवाल किया गया तो वो सवाल में उन्होंने क्या कहा जरा देखिएगा। इनके चेहरे बेनकाब, वो वोट को इज्जत दो और ये वो सारे, जरा देखिएगा कि वोट को क्या इज्जत है। गुजरावाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? आज भी दुरुस्त है। आप कहते हैं इमरान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राणा साहब, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। हाँ जी, आप ये देखें कि जहाँ इन्होंने कहना होता है, इनके वाले साहब दीगर भी चीज़ें आई हैं जिसमें नाम लेके वो कह रहे हैं बाजवा साहब को, फॉर्मर DGIS और कुछ कोर कमांडर के नाम लेके गुजरावाला के जलसे में, लाहौर के जलसे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। और अब जब इनसे ये सवाल हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मफाद की खातिर ये अपना कहा बोल रहे हैं, अपना थूका चाट रहे हैं। तो ये इदारों को भी सोचना चाहिए कि ये हम किस सब जा रहे हैं और कौन इस मुल्क का खैर ख्वाह है और कौन मुल्क खिलाफ साजिश कर रहा है। अब देखें ना कि भुट्टो और अपना इमरान खान का अगर मुवाजना करते हैं आप, तो भुट्टो के खिलाफ क्या हुआ था? पहले हम बात कर चुके हैं कि किसिंजर का फ़ोन आया, फिर 1-2 और डिप्लोमेट का फ़ोन आया और उन्होंने अपना कहा कि भाई हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो भुट्टो ने जलसे में भी कहा और फिर अपना जो उनका सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। लेकिन उस वक्त की अदलिया भी उस साजिश में शरीक हो गई थी। लेकिन भुट्टो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा। हालांकि भुट्टो को ऑफर थी कि आप मेरे मुल्क चले जाएं, तो भुट्टो वहीं ख़त्म हो जाता। ये खान साहब ने ये जुर्रत का जो काम किया ना कि लोगों को एतमाद में लिया कि ये देखें ये मेरे पास है ख़त। यार उनकी मजबूरियाँ थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो इस तरह एक्सपोज नहीं कर सकते थे। लेकिन जितना उन्होंने उसको किया, लोगों को ये मैसेज चला गया कि भाई अगर भुट्टो के खिलाफ अमेरिका साजिश कर सकता है तो ये, क्योंकि एक और नाम आज़ाद खारजा पॉलिसी हम ले रहे हैं, उसमें भी अपना ये आपका यूरोप और यूरोपीय यूनियन और आपका जो अमेरिका है वो साजिशें कर रहा है। तो ये इनको क्या लगे, ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं ना। कल तक देखें अपना ये नवाज शरीफ साहब कहते थे आलमी साजिशें मेरे खिलाफ हैं, और फिर ये जो सवाल हुआ उनसे उनके अपने वालिद साहब के बारे में, इसमें इमरान खान भी, इसमें वो अपना इमरान खान तो सवाल उठाते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ भी खामोश हैं और अपना ये नवाज शरीफ भी खामोश हैं। और आपने तो इनका देख लिया, चेहरा देख लिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपकी तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई आप मुझसे को मेरा जो मास्क है ना, मेरा जो निकाब ना उतारें, हम जब भी हमें मतलब होगा हम अपना स्टांस चेंज कर लेंगे और वोट को इज्जत दो तो जन्नत में गया ना, जन्नत में चला राणा गया। साहब, ये जो जर्नलिस्ट है जिसने सवाल किया है, मैं इनको जानता हूँ, मोहसिन बलाल इनका नाम है और ये समा टीवी में आके रिपोर्टर है। और इस सवाल से उन्होंने ना सिर्फ जो है मरियम नवाज का बयानिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, उसको बेनकाब किया है। और इस तरह मैं आपको बताऊं कि इस तरह के सवालात करने वाले लाहौर के अंदर जो हैं कई ऐसे रिपोर्टर माजी में भी रहे हैं जो इस तरह का सख्त सवाल हुक्मरानों को करते रहे हैं। और पहले राशिद भट्ट मरहूम आप जानते हैं, आपके साथ वो काम करते रहे हैं, किस तरह सख्त सवाल किया करते थे। लियाकत कुरैशी
हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हत्ता कि ज़ियाउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल करते थे। तो इसी तरह ये जो मोहसिन बिलाल है, मैं इसको देखता हूँ कि ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा सवाल करता है और बड़ा कोई जो है वो स्क्रिप्टेड सवाल इसका नहीं होता। मैं एक जुमला सिर्फ कह के आपकी तरफ आता हूँ कि ये मुझे फ़ख्र है, मोहसिन बिलाल मेरा स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, मैं मेरा स्टूडेंट था। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एक रफ़ीक गौरी साहब का नाम भी लेना चाहूँगा, जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठवा के बाहर फिकवा दिया गया था उनके अपने सवाल पे। तो ये तो वो सितारे हैं, ये वो रोशन सितारे हैं। मोहसिन हालांकि अभी छोटा है, लेकिन इसमें इतना स्पार्क अल्लाह ने दिया है, जुर्रत है कि वो बात कर सकता है। मरियम नवाज समझती हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है ना कोई बेवकूफ़ कौम है और जिसको जिस अंदाज से ट्रीट किया जाए ना, ये उसी अंदाज से ट्रीट कर लेंगे। यानी पूरी कौम ने उस वक्त ये सुना जो जलसे में तकरीरें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा करती थी। बल्कि आपको याद है आसिफ जरदारी के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे भी इस तरह की तकरीरें ना करें। बराह रास्त उन्होंने नाम लिए लोगों के और कहते थे कि मेरे खिलाफ साजिश भी सारी इसी इदारे ने की है। फिर उसके बाद देखिए किस तरह से उस दिन शहबाज शरीफ माशाल्लाह ताने बाने बना रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जितनी मोहब्बत इस इदारे के बारे में नवाज शरीफ साहब के अंदर पाई जाती है। और फिर कहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि वो कहते थे कि नवाज शरीफ बड़ा फर्मा बरदार है। आप अंदाजा लगाइए चापलूसी की कोई इंतहा होती है। अब जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहती है नेक्स्ट, यानी वो समझती है कि हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है, हमसे कोई पूछे ना, हम अगर यू टर्न लेते हैं अपने मफादात बदलते हैं। आपको पता है ये नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जो मुख्तलिफ बाहर के इजलासों में जाके कहते थे कि सर मैं तो आपके साथ हूं, असल मसला तो हमारे इदारे का है जो हमारे साथ नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ये काम करते थे, असफन यार वली ये काम करते थे, जरदारी साहब ने ये बातें जाके की हैं। सवाल ये है कि ये कौम भी देख रही है कि कौन इस वक्त इस मुल्क के साथ खड़ा हुआ है, कौन रियासत के साथ खड़ा हुआ है, कौन रियासती इदारों के साथ खड़ा हुआ है। ये बेचारे जो है कल इक़्तिदार के लिए आज जिस किस्म की ये बूट पॉलिशिंग करते फिर रहे हैं और जिस किस्म की ये चापलूसियां कर रहे हैं, तो इनका ख्याल है कि इस तरीके से इक़्तिदार मिल जाएगा। कौम भी देख रही है, ये भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब के कुछ बयानात की मुमासलत जो है, मैं चाह रहा था ARY पे एक रिपोर्ट हुई थी, वो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूँ, जरा देखिएगा जी। I believe that the cause of a people, the cause of a country is more important than personal vested interests. कौम अपने लोगों के फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाए, वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। तो ये जो नाअहल से ये लोग जो बेचने वाले लोग सियासतदान जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, अपनी आजादी को बेचा, इन्होंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे, जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है, ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। जब तक इस जिस्म में ताकत है वो जदोजहद आप ही के साथ, आपके इशारा पे इशारा आपके साथ रहेगी। जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरे बाप ने मुझे बहुत मेरे लिए छोड़ा हुआ है, जहां मैं राजधानी कराची और मैं यूरोप भी अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह ने दी थी, सब कुछ दे चुका था अल्लाह पॉलिटिक्स पे आने से पहले। So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be peace of honor. हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। We're not a mosquito on the map of the subcontinent. Still we are 60 million people with a good history. मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूँ। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूँ। रूस के साथ सही ताल्लुकात करने हमारे वक्त में, चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमारे वक्त में। मैंने 2 दौरे किए, एक चाइना का और अभी रशिया का। There's no such animal as a neutral animal. You take positions. You have to either be on the side of justice or you have to be on the side of injustice. There's no such thing as neutrality. तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो उस दिन कहा कि जी हमारे भाईजान के तो ये वो, तो बड़े मेम्स इस पे चले। और किसी दोस्त ने भेजा था कि नवाज शरीफ साहब तो अब भी रोज रात आई मिस यू का मैसेज करके भेजते सोते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा।
जी वेलकम बैक। और मैं कोशिश कर रहा था मेरी टाई ठीक हो जाए, शफीक अवान कह रहा है फिर ठीक आगे, अब ठीक है, क्योंकि हम इसलिए ये सारा कुछ करते हैं ताकि आपको एक खुशगवार तासुर जाए, जो कल जलसे में आप लोगों के पास पहुंचा खुशगवार तासुर कि हम एक कौम है। लेकिन शफीक साहब मुझे समझ नहीं आ रही है, जो हमारे इत्तेहादी हैं इनका किरदार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, वैसे तुमको भी समझ नहीं आ रहा। देखिए आपको समझाएं, ये 35 साल से देखें ना इत्तेहादी क्या, कोई भी इत्तेहादी देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हों, चाहे अपना जरदारी साहब के साथ हों, चाहे वो अपना शौकत अजीज के साथ हों, चाहे वो इमरान खान के साथ हों, ये होते हैं मौसी बटेरे होते हैं, फसी बटेरे होते हैं। जैसे ही ये अपने मुफाद, इनका सबसे बड़ा इनका ज़िंदगी का उसूल अपना मुफाद। आप देखें वट्टू साहब 17 बंदों के साथ CM बन गए थे और ये अब ये 10 बंदों के साथ कह रहे हैं मुझे CM बनाएं। और MKO को देख लें, MKO ने मेरा जितनी बार जितनी दफ़ा हुकूमत से मुस्ताफ़ी हुई ना, इतने तो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए, इतनी तो पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं बनी। नहीं रोज़ में हुकूमत से बाहर आए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन देखें इसमें अगर हम अपना बैड कॉप को हम कर रहे हैं अकाउंट, तो देखें गुड कॉप भी है। GDA वहीं खड़ा हुआ है, यानी ये GDA कल उन्होंने तकरीर भी किया, फिर मिर्जा ने वहीं खड़ा हुआ है। और ये तो देखें ये जब भी देखते हैं हुकूमत कमज़ोर हो या ऐसा कोई मामला होता है तो अपना मफाद कैश कराने के लिए सबसे आगे होते हैं। अब यही कर रही है काफ लीग, कर रही है यही MKM कर रही है, और यही जो कुछ हिस्सा कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की पार्टियाँ हैं। तो देखिए ये तो मौके की तलाश में होते हैं ना, इनकी सियासत होती है दाव मारी की, जहाँ दाव लगे वहाँ खड़े हो जाओ। बिल्कुल, क्योंकि ना अगर इनका कोई फ्यूचर होता है ना कुछ होता है। और देखें कल जो अपना नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है कि इनके मामला तय पा गए हैं कि 6 माह के तक वजारत रहेगी, जो उनका नईम अशरफ भट्ट के मुताबिक। लेकिन वो 15 सीटें पंजाब से देने को तैयार नहीं है। इनका इन्होंने डिमांड की थी कि हमें 15 MNA पंजाब से दे दें। पंजाब कौन सा? सेंट्रल पंजाब से। तो वो नहीं हुआ। तो ज़रा ये तो जहाँ से दाव लगेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ से उन्हें कोई हिस्सा मिलेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ से कोई रोटी का टुकड़ा मिलेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ कोई थोड़ी फेवर मिलेगी वहाँ जाएंगे। अब पंजाब की वज़ारत आला 10 सीटों पे इतना महंगा सौदा नहीं है। और MKM को क्या लॉलीपॉप दिया है कि आप सिंध में हमारी हुकूमत में आ जाएं और 5 शहरों में आपकी बात मानी जाएगी। तो वो जो सिंध के जो रूरल एरिया हैं, जो सिंध की पॉलिटिक्स है, वो कहाँ जाएंगे? सही, बिल्कुल। तो ये तो दाव मारे पे होते हैं, जहाँ दाव लगे वहीं अपना बस्ता खोल लेते हैं और अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबरें मुख्तलिफ मीडिया में पंजाब असम्बली के हवाले से भी चल रही हैं, क्या असल सूरत हाल है? नहीं, मेरे इल्म में तो जी ऐसी कोई समरी नहीं है और मेरी नज़र से नहीं गुजरी। जाहिर है कि इस वक्त एक सियासी जो सूरत हाल है उसके अंदर हमारी जो हुकूमत है वो तमाम कानूनी और सियासी ऑप्शन पे गौर कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में मेरी नज़र से अभी तक कोई समरी नहीं गुजरी जो मैंने देखी। नून लीग की और काफ लीग की कुर्बतें जो है खासी बढ़ रही हैं, तो आपके लिए परेशानी का तो बायस बनती है ना? देखिए, बात यह है कि हमें तो अच्छा गुमान रखना चाहिए। अभी तक आपको पता है कि हमारे इत्तेहादी रहे हैं और आज की डेट में भी हमारे इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहेंगे। और दूसरा मैं ये देखता हूं कि सियासी जोड़ तोड़ के अंदर अगर नून लीग उनको किसी चीज़ की कोई ऑफर भी करे तो नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा पुअर है। तो ये लोग तो सर्टिफाइड एहसान फरामोश और वादा तोड़ लोग हैं। 97 में भी इन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से वादा किया था कि आपको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद बिल्कुल तोहफा चश्म बन गए। काफ लीग से आपके भी कोई राब्ते हैं, कोई आपके भी इत्तेहादियों से बातचीत चल रही है, या आप बैठ गए कि जी अब हमारे हाथ में नहीं रहे? जी जी बिल्कुल हैं। आपने देखा ही है कि कल हमारे 2 वज़रा गए भी थे और वहाँ पे बातचीत भी हुई, और हम लोग तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे राब्ते में भी हैं, और उसके अलावा जो हमारे अरकान असेंबली और बाकी लोग हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। सलमान, जो नून लीग और काफ लीग में मामला चल रहे हैं, आप समझते हैं कि वादा वफाई होगी और जो बड़े ऐदो पैमान हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपने सियासी निज़ाम में इस तरह की कमज़ोर हुकूमतें बनने का हामी नहीं हूँ। ये जो चंद वोटों की बुनियाद पर जब हुकूमतें खड़ी होती हैं
तो फिर ये जो लॉटरी निकलती है ना, इसी तरह के कोलेशन पार्टनर की निकलती है जो वक्तन फवक्तन ब्लैकमेल करते हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई दफ़ा इस पौने 4 साल में हुआ है, कई इत्तेहादी नाराज़, कभी राज़ी करो, कभी मनाओ, कभी कुछ दो, कभी कुछ करो, कभी ये करो, कभी वो करो। अब मसला ये है कि वो ये चाहते थे कि पंजाब की वजारत आला हमें दी जाए। परवेज़ लाई साहब वो पीटीआई पे भी बड़ा जोर डाल रहे थे। पीटीआई ने तो कल ऑफिशियली एक समझिए कि इनकार कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती, आप आगे मामला लेकर चले। अब वो पीएमएलएन को कर रहे हैं। पीएमएलएन जो है वो पहले 1.5 साल के लिए उनके पर राजी नहीं थी, फिर अब 6 माह के लिए जरदारी साहब का कोई फार्मूला आया है। तो सवाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी बड़ी कमजोरी दिखाई है। मुमकिन है वो इसमें से पॉलिटिकल बेनिफिट ले जाएं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लोगों ने भी देख लिया है कि पौने 4 साल तक इक़्तिदार के एंजॉय करने वाले और आज के दिन तक वो बदस्तूर वजीर हैं इस वक्त तक, और इनके लोग जो है वो जरा, और आप इस किस्म की बारगेनिंग, इस किस्म की पॉलिटिक्स करके क्या साबित करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर? कौन सी असूल की सियासत, कौन सी नज़रियाती सियासत, कौन सी मफामती सियासत? सारी मफादाती सियासत हो रही है। आपको जहाँ मफादात मिल रहे हैं आप वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल जाएँ, आपका हक है। लेकिन यह कि लोग एक्सपोज भी आप बहुत बुरे तरीके से हो रहे हैं कि जब आपको ऊपर खड़ा होना था तो आप खड़े होने की बजाय अगले के साथ अपनी पॉलिटिकल बारगेन करके अपने लिए ज़ाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। चौधरी बरादरान अभी तक बारगेनिंग कर रहे हैं, आज हुकूमती वफद ने भी उनसे जाके मिलना है। आप समझते हैं कि कोई अभी चांस है उनको की वापसी के? देखिए कि चौधरी बरादरान जो हैं वो दोनों तरफ जो हैं वो अपने मुज़ाकरात कर रहे हैं। अपोजिशन के साथ भी उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि आज भी उनकी आज जो है उनकी मीटिंग जो है वो काफिले की क़यादत के साथ है। और दूसरा ये जो बात हो रही थी कि कुर्बत बढ़ रही है नून लीग और काफिले के दरमियान, इसका भी एक पस मंज़र है। पिछले 3.5 साल में हमने देखा कि असम्बली के अंदर किस तरह आज जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली जो नून लीग की लीडरशिप थी जो जेल में थी, आज जिनमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं अब वो तब्दील किए गए। और जो है उनके प्रोटेक्शन आर्डर का जो पहले मामला था वो सिर्फ कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के अंदर था। यहाँ पंजाब असम्बली के जो रूल्स हैं उसके तहत प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं हो सकते थे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने पीटीआई की क़यादत की ख्वाहिश के बरक्स यहाँ पर ये सहूलत जो है वो अपोजिशन के अरकान को दी। और अभी राणा साहब मैं आपको बताऊं कि ये अगर होता है 10 MPs के साथ चीफ मिनिस्टरशिप का मामला तो ये एक गैर फितरी मामला होगा। माजी में भी हमने देखा कि मंजूर वट्टू भी इससे गैर फितरी प्रोसेस के जरिए चीफ मिनिस्टर बने। और फिर यही मैंने देखा, मैं वहाँ गया कि सिंध हाउस जो है वो इसी तरह तब्दीली के लिए जो है इस्तेमाल हुआ। यहाँ सारे MPA वहाँ ट्राए गए और फिर तब्दीली लाई गई। साहब ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर PMLQ और PMLN का माहिदा हो जाता है, जो एहसान खाबर साहब ने भी किया, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, PMLN की जो हिस्ट्री है अपने इत्तेहादियों के साथ, कहाँ खड़े होंगे ये सब? सलमान भाई मुझे एक बात बताएं कि इज्जत से बड़ी भी चीज़ कोई दुनिया में है अगर आप समझें तो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस चीज़ की कीमत दी? इज्जत और गैरत की। इमरान खान किस चीज़ की कीमत अदा कर रहा है? इज्जत और गैरत की। वो जो साहिल लुधियानवी ने कहा था कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर ये हुकूमत टूटी फूटी साजिशों के जरिए, मुनाफकतों के जरिए आपको कुछ दिनों के लिए मिल भी जाए तो क्या, तो को ताज बहुत सारी जिंदगी के लिए लग जाएगा। आपके जो शराफत, आपकी क्रेडिबिलिटी, वज़ादारी अगर वो सारी चैलेंज हो जाए, और उसके बाद मुझे तो मोनस के ऊपर वो होता है, मैं मोनस पे मेरा यकीन है कि जो उन्होंने उस दिन वहाँ गुफ्तगू की थी दिल से की थी, लेकिन अब मोनस किस तरह लोगों को फेस करेंगे? वो तो ये कह रहे थे कि हम तो वज़ादार लोग हैं और हम कभी भी साथ नहीं आपका छोड़ेंगे। तो शायद अगर जिंदगी में कुछ मिल भी जाए तो भाई इससे क्या होता है? एक जुमला बस आपका चाहिए मुझे, एक जुमला। जो रैली है, रैली कल मुस्लिम लीग नून की, शॉर्ट कमेंट यूर के वो उस तरह पजीराई नहीं मिल सकी गुजरांवाला में। कोशिश के बावजूद, 2 दफ़ा कोशिश के बावजूद वो जलसा वैसे नहीं हो सका जो वो चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो लाहौर से भी कारवां निकला, आप देखें कि उन्हें 2 बार ये पोस्टपोन करना पड़ा गुजरांवाला जाके और मेरी साहब को कहना पड़ा कि गो को उन्होंने शेल्टर लिया, ये लोग इतना बड़े हजूम थे इसलिए हम इसको आगे कर रहे हैं। तो ये बहरहाल उनको ये कल का जलसा देख के उन्हें अंदाज़ा हो जाए जो अवाम किधर है। ठीक। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद जैसा जलसा PDM कर पाएगी? सर आप देखें, छोड़ें इसको। बिलावल साहब कराची से चले इस्लामाबाद तक पहुंचे और इस्लामाबाद का मंजर हमने देख लिया, कितना बड़ा जलसा था वो। कल ये निकले यहाँ से, आज आप देख लीजिएगा रात का शो।
आपको पता चल जाएगा कि जलसे की सियासत के अंदर ये जो 3 बड़े इज्तिमा हुए हैं, जो बिलावल ने इस्लामाबाद में डेरा लगाया, जो अब पीडीएम आज लगाएगी, और जो कल जो गुजर गया है जिसमें पीटीआई ने लगाया, आप तीनों को मवाजना कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जलसा किसका पड़ा। कल नून लीग को खिफत का सामना करना पड़ा। मैं बताता हूँ कि नून लीग जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए, रैली के लिए तैयार ही नहीं थी। नून लीग तो ये करना ही नहीं चाहती थी। ये तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो जलसे का ऐलान किया उसके रद्द अमल में इनको ये करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि लाहौर शहर के अंदर 30 अरकान असम्बली हैं, जिनमें से 20 से ज़ायद अरकान असम्बली जो हैं वो नून लीग से हैं। लेकिन इसके बावजूद लाहौर के अंदर से जब रैली गुजरी तो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक नहीं हो सकी। इतना आप समझते हैं कि लोग आए थे और गुजरांवाला में जलसा करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो इस हवाले से नून लीग के अंदर जो है वो एक सोच पाई जाती है कि ये हालात क्यों पैदा हुए। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। हम दारिया था आगे क्या 92 का अब बात नहीं कर सके, लेकिन वो चूंकि सारा इसी सिचुएशन के ऊपर था कि जो ये टकराव की सियासत है इसका क्या नतीजा निकलेगा, और पस पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो एक सवाल था कि क्या उसका भी कोई हतमी नतीजा आएगा। इसी तरह मलिया लोधी साहिबा का कालम भी यही था कि फैसला कुन नताइज जो हैं अब वो आने वाले। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते हम सारों की तरफ से एक विश है। मरियम साहिबा का जो एक गार्ड था वो कल कंटेनर से गिर के ज़ख्मी हो गया और वो हॉस्पिटल में, अल्लाह उन्हें सेहत दे। काश मरियम साहिबा कुछ वक्त निकाल के आप उस गार्ड के लिए भी चले जाएं, क्योंकि फैज़ साहब ने शायद इन लोगों के लिए कहा था कि वो जो तारीख राहों पे मारे गए। अपना ख्याल रखिएगा।